आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजरुल बारी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द फ्रीडम प्रेस के रेजिडेंट एडिटर दिल्ली हैं, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और मैं उनसे बात करूंगा मिडिल ईस्ट की मौजूदा सूरत हाल पर, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आया जंग ईरान और अमेरिका के बीच में होगी या फिर बातचीत से मसले को हल किया जाएगा। हल होगा तो किस हद तक। ईरान ने तो दो टूक कह दिया है कि लेबनान पर अब हमला हुआ तो मेरी मिसाइलें खामोश नहीं रहेंगी और ऐसे हम बातचीत भी नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें इस वक्त हैं। अब यह है कि ईरान में एक बार फिर दाखिली सतह पर आईएसआईएस को बेच करके और दूसरे एलिमेंट्स को वहां पे एक बार फिर अफरा तफरी मचाने की तैयारी चल रही। तो दूसरी तरफ कुवैत पे जो हमला हुआ, ईरान ने साफ मना कर दिया कि ये हमारी तरफ से हमला नहीं किया गया। ड्रोन की जहां तक बात है, ड्रोन से इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। अब खबर यह है कि वो अनगाइडेड मिसाइल था, जो इनके डिफेंस मिसाइल था, वो जाकर के कुवैत में पट गया। तो जिम्मेदार कौन होगा? इन्हीं तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। अंजरुल बारी साहब, कैसे देखते हैं मौजूदा हालात को, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। जाहिर है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, खास तौर से मशरिक़ी वुस्ता के अंदर, वो बहुत ही कंफ्यूजन भरे हालात हैं। एक तरफ अमेरिका ये कहता हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप के हवाले से ये बात सामने आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तमाम मुशीरों से ये कहा है कि अब वो जंग नहीं चाहते हैं। अगर ईरान की तरफ से उस वक्त तक, जब तक के ईरान जो है उनके सैनिकों को नहीं मारता है, तब तक कोई जंग नहीं होगी। और अगर ईरान अमेरिकी सैनिकों को मारेगा तो उस सूरत में छोटी छोटी जंग की शक्ल देखने को मिल सकती है। ये इस तरह की फिलहाल चीजें वहां से उभर करके सामने आ रही। अंजरुल बारी साहब, जो अभी कांग्रेस में एक तजवीज आई थी, एक प्रस्ताव आया था, तो खुद इनकी पार्टी के जो लोग थे रिपब्लिकन के, उन्होंने इनके खिलाफ वोट किया और जंग के खिलाफ प्रस्ताव था वो गिर गया, यानी प्रस्ताव पास हो गया वहां पे। और तो इनके सामने तो ये वैसे भी अब उस तरीके से तो हमला कर ही नहीं सकते, कांग्रेस ने इनको इजाजत ही नहीं दी। नहीं, यही मजबूरी है कि जिसकी वजह से आज की डेट में ट्रंप जो है मजबूर हुए हैं कि वो ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन, जो फौजी एक्शन कहलाया जा सकता है, उस फौजी एक्शन को लेने पर एक तरह से वो पूरी तरह से मजबूर है, क्योंकि उनको पता है कि उनके अपने सेनेटर्स हों, ये उनकी अपनी पार्टी, उनकी जो कांग्रेस है, जहां पर उनकी अपनी जो है एक अक्सरियत है, वो तमाम के तमाम लोग जो है इनके खिलाफ हैं, जंग के खिलाफ है। क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर अमेरिका को इस पूरी जंग के दौरान नुकसान हुआ है, उस नुकसान को वो तमाम लोग महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि अक्सर आपको सुनने में ये आ रहा है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ ऐसे सेनेटर हैं जो पागल तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपने जंग के धुन में और अपनी बेवकूफी की वजह से इस तरह से अमेरिका को बहुत ही जो है दिखाई देते हैं। तो ये एक हालात है जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अमेरिका इस चीज को देख रहा है। अमेरिका की जनता इस वक्त ट्रंप के खिलाफ है। खुद उनकी अपनी जो पार्लियामेंट है, वहां पर ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो उनके खिलाफ है। जैसे आपने बताया कि वहां जो उनकी पार्टी में खुद जो रेजोल्यूशन लाया गया जंग के खिलाफ, वो ट्रंप की सोच के बिल्कुल खिलाफ साबित हुआ। और जंग के खिलाफ जो एक रेजोल्यूशन जो है लाया गया था, वो पूरी तरह से जो है रिजेक्ट हुआ है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त उनके सामने है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से जो आपने जिक्र शुरू में किया कुवैत का, कुवैत में पिछले दिनों जो हमने देखा कि एक टसल की सिचुएशन, और खास तौर से जो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर जो धमाके का मामला सामने आया। हालांकि कुवैत की तरफ से एक एक्शन भरा कदम उठाया गया और उसमें साफ तौर पर ईरान के 2 राजनयिक को 24 घंटे के अंदर मुल्क बदरी का जो हुक्म दिया गया। अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि जो पासदारान इनकलाब ने दावा किया था
کہ ان کا جو ڈرون ہے وہ وہاں پر نہیں ٹکرایا ہے، بلکہ امریکن جو میزائلز ہیں، پیٹریٹ میزائلز، وہ مس گائیڈڈ ہو کر کے وہاں پر جا کر کے گری ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اور اس میں صرف کویت کا نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک بھارت کی بہت قیمتی جان بھی وہاں پر ایک طرح سے ضائع ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں اب ابھر کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور جو ویڈیو ریلیز کیا گیا ہے اس میں اس طرح کی بات ابھر کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح کا دھماکہ ہے، ظاہر ہے کہ ڈرون کے ذریعے سے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے دھماکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ میزائل کا دھماکہ ہے یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ڈرون کے ذریعے سے جو اٹیک کیا جاتا ہے، یہ وہ دھماکہ ہے۔ تو ایک ایران نے پہلے ہی اس بات کو خارج کر دیا تھا کہ ان کی طرف سے ایئرپورٹ پر جو ہے حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ امریکن جو بیسز تھے وہاں پر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور وہ پہلے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جب بھی ایران کے خلاف کسی طرح کا کوئی ایکشن ہوگا، وہ اس ایکشن کا جواب اور زیادہ سختی سے اور زیادہ شدت کے ذریعے سے اس کا وہ جواب دیں گے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے صاف طور پر یہاں نظر آتی ہیں ممتاز۔ نہیں بالکل صحیح ہے۔ اور ایک چیز اور خبر آ رہی ہے خاص طور سے لبنان اسرائیل کو لے کر کے، کہ اب پھر IRGC نے کہا ہے کہ جہاں جو پہلے پوزیشن تھی وہی پوزیشن لبنان اور حزب اللہ کو ملنا چاہیے، اور IDF کو فوری طور پر لبنان کو خالی کر دینا چاہیے، ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف سیز فائر کی بات بھی کہی ہے کہ بھائی سیز فائر صرف ایران، امریکہ یا اسرائیل کے بیچ میں نہیں ہوگا، بلکہ لبنان اور غزہ کے بیچ میں بھی ہوگا، اور پوزیشن والی بات ہے۔ تو کیا یہ جو ایران کہہ رہا ہے، اور چونکہ آج تقریر بھی ہونے والی ہے جو نعیم قاسم حزب اللہ کے چیف سیز فائر کے بعد، کیونکہ آج سیز فائر بالکل ہو جائے گا، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کس حد تک عمل کرے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ بات ہی نہیں مانتا کسی کی۔ دیکھیں، اسرائیل اور خاص طور سے بنجامن نیتنیاہو کا جو پورا چرتر ہے وہ پوری طرح سے جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ نے سیز فائر کی بات کی ہے۔ سیز فائر کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو لبنان کو لے کر کے بہت زیادہ، چونکہ ایران کا جو رخ ہے اس میں ایران نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سمبند تبھی بہتر ہو سکتے ہیں یا سیز فائر پر عمل تبھی کیا جا سکتا ہے جب لبنان میں اسرائیل اپنے حملوں کو بند کرے، کیونکہ امریکہ کے جو ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے یا سیز فائر کیا جا رہا ہے اس میں ایک شرط وہ بھی ہے۔ لیکن چونکہ اسرائیل برابر لبنان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور آج جب آپ کو یاد ہوگا کہ کل امریکہ کی طرف سے فورن منسٹری کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ نے دباؤ ڈال کر کے اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک سمجھوتا کرایا ہے، سیز فائر کرایا ہے۔ وہ سیز فائر پھر ٹوٹ گیا، اور اب جو ہے آج پھر اسرائیل نے جنوبی لبنان کا جو پورا علاقہ ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے۔ تو اسرائیل کو لے کر کے جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل جو ہے کسی طرح کے کسی معاہدے پر وہ ٹک سکتا ہے یا اس کی باتوں پر کسی طرح کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ خبر آ رہی ہے ممتاز کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پورے معاملے پر خاص طور سے لبنان کو لے کر کے، لبنان میں سیز فائر کو لے کر کے نیتنیاہو، جن کو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے، اور دنیا بھر میں ایک طرح سے انہیں ٹیررسٹ کی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی بیوی جو سارا نیتنیاہو ہے، ان کو ٹرمپ نے فون کیا ہے، خبریں اس طرح کی ہیں کہ ان کو فون کر کے یہ باقاعدہ دھمکایا گیا ہے کہ وہ بنجامن نیتنیاہو یعنی سارا نیتنیاہو بنجامن نیتنیاہو پر دباؤ ڈالے۔ اگر وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے جیل تک جانا پڑے گا۔ اس طرح کا انہوں نے جو ہے ٹرمپ نے بنجامن نیتنیاہو کو دھمکی دی ہے، سارا بنجامن نیتنیاہو کے ذریعے سے۔ ایون کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، جو US بڑے ادارے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں یہ تک آپشن دیا گیا ہے کہ اگر بائی دا وے الیکشن میں بنجامن نیتنیاہو اپنا چناؤ ہار جاتے ہیں تو ایسی صورت میں
वहां अमेरिका में उनको एक तरह से पनाह दी जा सकती है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अगर हारेंगे तो फिर वहां पर जो है अमेरिका में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, उनको एक तरह से पनाह जो है दी जा सकती है। लेकिन अगर वो जो है ट्रम्प के उस फॉर्मूले को नहीं मानते हैं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ऐसी सूरत में अमेरिका जो है उनको जेल में डालेगा। उनके जो बेटे अमेरिका के अंदर हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ट्रम्प किस ज़हनी कोफ्त और किस तरह के जबरदस्त दबाव में काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लबनान और इसराइल के दरमियान जो है एक समझौता हो जाए। लेकिन ये बहुत ही वसूख जराए से ये कहा जा सकता है कि शायद इसराइल जो है थोड़ी देर के लिए तो बात को मान जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी मजबूरी, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी मजबूरी को सामने रखते हुए, चूंकि उनको पता है कि अगर जंग रुकेगी और चुनाव है उसमें उनको शिकस्त होगी, अगर जंग रुकेगी तो फिर वो जेल में भेजे जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं, मजबूरियां हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। तो ये तमाम हालात हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं खुद बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के पास इस वक्त ये है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब वो ईरान का खौफ दिखा करके अपनी हुकूमत में आए थे, ईरान का डर दिखा करके उन्होंने चुनाव जीता था और इस तरह की चीजें करके वो जीते थे। लेकिन अब मामला पूरी तरह से उनके खिलाफ है और खुद वहां की अवाम उनके खिलाफ है, जो अवाम है वो जंग के खिलाफ है और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। तो ये तमाम तरह के हालात हैं जो इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो अपने सियासी जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, जो उनकी अपनी पूरी सोच है, उसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं, फ्लॉप साबित हुए। अब तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया कि अगर हम न बचाते तो तुम जेल के अंदर होते, यानी डोनाल्ड ट्रम्प ने तो मोहर लगा दी। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि अगर हम ना बचाते तो आप जेल के अंदर होते। नेतन्याहू के लिए वो एक कदम आगे बढ़ करके वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे इस सीज फायर पे जो उसूल दिए गए हैं, जो जवाबित बताए गए हैं, आपने अगर उसकी खिलाफ वर्जी की तो हम खुद आपको जो है क्या कहते हैं जेल में डाल सकते हैं, आपके बच्चे को जो अमेरिका का शहरी है उसको वहां से बेदखल कर सकते हैं। तो आप इससे अमेरिका की मजबूरी को समझिए, क्योंकि अमेरिका के पास लड़ने के लिए ना ही उस तरह से अब हथियार है, चूंकि हथियार की कमी बड़े पैमाने पर अमेरिका को इस वक्त दरपेश है। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़ा हुआ है उसके सामने मजबूरी है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरह डायरेक्ट फाइट की पोजीशन में नहीं है। नतीजा ये है कि वो छोटी छोटी झड़पों की शक्ल देता हुआ नजर आ रहा है, बीच में गैप लेता है, फिर छोटी झड़प होती है, फिर गैप लेता है। इस तरह से वो अपनी जो है नाक और अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर ये भी उभर करके अब सामने आ रही है कि अमेरिका चूंकि दुनिया का खुद को सुपर पावर कहता आया है और इस वक्त उसके सुपर पावर होने का जो एक तमगा है उस पे पूरी तरह से बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में अमेरिकन और खासतौर से ट्रम्प प्रशासन एक कोशिश में है कि डायरेक्ट और बड़ी जंग न लड़ करके छोटी छोटी झड़पों का सहारा लिया जाए। और उन छोटी झड़पों की शक्ल ये है कि जो खासतौर से इराक के जो कुर्द हैं, जो एक बार कोशिश की गई थी कि उन्हें ईरान के अंदर डाला जाए और ईरान में एक तरह से आपसी इख्तलाफात को बढ़ा करके सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जाए, जिसमें पूरी तरह से ट्रम्प प्रशासन नाकाम साबित हुआ, इजराइल बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने एजेंडे तय किए थे वो तमाम के तमाम एजेंडे नाकाम साबित हुए। और ईरान की इंतजामिया ने अपने तौर पर यह साबित किया कि अवाम उनके साथ है और किसी तरह की इस तरह की कोशिश जो सत्ता परिवर्तन की हो सकती है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। तो वो एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुर्दों के जरिए से या इस तरह के जो लड़ाका संगठन है उनको ईरान के अंदर एंट्री दिलवाई जाए और
उनके अंदर इख्तलाफात को जो है प्रमोट करके किसी तरह से इनको इंटरनली कमजोर किया जाए। लेकिन जिस तरह का खासतौर से इस्लामी इनकलाब के बाद जो ईरान और ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है या फिर ईरान की जो फौज है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो अवाम है, उनकी इस्लामी इनकलाब के बाद जिस तरह से आयतुल्ला शहीद खामनेई साहब ने तरबियत की थी, या वहाँ के जो तमाम लोग हैं उनकी जिस अंदाज से तरबियत हुई है, तो किसी भी तरह का चाहे छोटी जंग की शक्ल हो या इख्तलाफात को पैदा करने की एक कोशिश हो, वो तमाम की तमाम कोशिशें यहाँ पर एक तरह से नाकाम पहले भी हुई हैं और आगे आने वाले हालात ये बताते हैं कि आगे भी अमेरिका पूरी तरह से या इजराइल पूरी तरह से नाकाम साबित होगा। दुनिया पूरी तरह से इस चीज को समझ चुकी है कि सत्ता परिवर्तन किसी भी कीमत पर इन हालात में मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो तमाम हालात को देख चुके हैं और उन्होंने कोशिश की थी कि आयतुल्ला खामनेई साहब को कत्ल करके उनको जो है किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन कराया जा सके, लेकिन वो अपने उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि अमेरिकन जो स्ट्रेटेजीज बनाने वाले लोग हैं वो अब छोटी छोटी झड़पों और उसके साथ साथ जो आसपास के इस तरह के ममालिक के जो गुट है, संगठन है, उनको एंट्री दिला करके वो कोशिश में है कि किसी भी तरीके से ईरान को कमजोर किया जाए, और जब तक कि ईरान कमजोर नहीं होगा तब तक इसराइल या अमेरिका का मंसूबा किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका अब जो है टेबल पे बैठा हुआ है, डिस्कशन चाह रहा है, और वो ये बार बार ऐलान कर रहा है कि हमारा वजूद जो है और हमारा जो सुपर पावर का तमगा है कम से कम वो बचा रहे, और वो अपने साइड से वो तमाम हरबे अपनाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरह से उसका अपना एक वजूद, उसका अपना एक जो तमगा है सुपर पावर का, वो किसी तरह से बच सके। मुमताज नहीं तो क्या लग रहा है, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि क्या जिस तरह से ISIS हो या और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि अमेरिका करता रहा है कि फिर तख्ता पलट इंटरनल तौर पर, क्या लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है? क्या आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को अब वहां पे डिगा पाना क्या इतना आसान है? अमेरिका क्यों इस तरह की फजूल कोशिशें करता है, या इजराइल? नहीं, उसके सामने यही मजबूरी है, क्योंकि वो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, और पिछली ये जो जंग हुई है इसमें ये साबित हो गया है, दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका अब सुपर पावर की पोजीशन में नहीं है। वो एक छोटा सा मुल्क जिसपे पिछले 70-75 सालों से जो है मुसलसल पाबंदियां चल रही हैं, जो है 45-40 सालों से हर तरह की पाबंदियां हैं, वो एक छोटा सा मुल्क अब इस अंदाज से अमेरिका को अगर घुटने पे ला सकता है तो अमेरिका का फिर किसी तरह का कोई वजूद नहीं है, और अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा करता था, दम भरता था, उसमें किसी तरह की कोई मजबूती यहाँ पर नजर नहीं आती है। ये अमेरिका इस चीज को जानता है, समझता है, और अमेरिकी या फिर ये यहूदी जो लॉबी है इस तरह की, उसकी शुरू से ये कोशिश रही है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को पैदा किया जाए, और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को पैदा करके सत्ता परिवर्तन या सरकारों को डी इस्टेब्लिश करके वहां इंटरनली उनको फंसा करके रखा जाए, ताकि उनका एक दबदबा बना रहे, उनकी अपनी एक इमेज जो है बिल्डअप रहे, और दुनिया उनको माने कि कहीं पे भी ये सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, करा सकते हैं, जो फिलहाल इस तरह की चीजें जो है नजर नहीं आती हैं। क्योंकि जिस अंदाज से आप ये देखिए कि पूरी जंग के दौरान ये माना जा रहा था कि शायद अमेरिका इजराइल के जो है हमलों के दौरान ईरान पूरी तरह से अपने जखायर, खासतौर से मिसाइल्स के जो जखायर हैं या फिर ड्रोन्स के जो जखायर हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। खबरें इस तरह की हैं कि नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन उसका डबल उन्होंने इस पूरे मामले में जो है तैयारी की है। और जिस तरह का अब्बास अराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस पूरी जंग के दौरान हमने डबल अंदाज में अपनी तैयारी की है। यानी अगर उनके पास
100 मिसाइल्स थे, तो आज की डेट में उन्होंने 200 मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 32 जबड़ों के दरमियान है और ऐसी सूरत में उन्हें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने अपनी तैयारी को कर रखा है और इससे पहले भी आपने देखा कि कई बार सत्ता परिवर्तन या इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिशें की गई हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि नकाब अबाया का मामला ला करके खवातीन पे जुल्म ज्यादती का मामला उठा करके वहां डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो भी पूरी तरह से नाकाम हुए। फिर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद जब जिस तरह से उन्हें कत्ल किया गया, उसके बाद ये कोशिश की गई और ये जाना गया कि शायद यहाँ से सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी तक जितने भी स्टैंड या जितने भी इस तरह के स्टेप लिए गए हैं, अमेरिका इजराइल पूरी तरह से कामयाब यहाँ नहीं हो सके हैं। और जिस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं, हमें नहीं लगता कि अमेरिका अपने पूरे इतिहास में या अपनी पूरी तारीख में कभी ईरान, जो देखिए अमेरिका का इतिहास कितना पुराना है ये सभी जानते हैं, 250 साल 300 साल से ज्यादा उसका पुराना इतिहास नहीं है। लेकिन ईरान का जो कल्चर है, ईरान की जो रवायत है, ईरान जो मुल्क के तौर पर जाना जाता है, वो सदियों पुराना, हजारों साल पुरानी उसकी अपनी एक तारीख है, उसकी अपनी एक सकाफत है। किसी भी सकाफत या तारीख को मिटा पाना इतना आसान नहीं होता और अमेरिका जितनी जल्द इस चीज को समझ जाए वो ज्यादा बेहतर है। इजराइल जितनी जल्द इस चीज को समझ जाए ये उसके हक में बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के वजूद का मसला नहीं, यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के वजूद का मसला है। वो अपने वजूद पर ध्यान दें ताकि वो बच सके, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त दुनिया में तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए इस तरह का संकेत है कि अगर उनकी इस तरह की गुंडागर्दी या उनका इस तरह का जारहाना रवैया जारी रहा तो उनका अपना वजूद जो है खत्म हो सकता है। मुमताज जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंदरुल बारी साहब, आप हमसे जुड़े, बातचीत की और पूरा अपडेट दिया और तज्जिया भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया। और मैं समझता हूँ कि जो बातें आपने कही हैं यही इस वक्त की हकीकत है, यही सच्चाई है। और कम से कम अमेरिका हो या इजराइल, उन्हें जरूर अपने आप को देखना चाहिए, जुआरी की तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि इस बार जीत जाएंगे और इस बार जीत जाएंगे और फिर मालूम ये होता है कि घर तक बिक जाता है। तो आकल के नाखून लेना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे किसी इसी तरह के मौजू पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।